चलिए आज ये इंडेस 16 रिवाइज करते हैं। आज इंडेस 16 को हम सारा देख लेंगे एक बार। जितने भी कॉन्सेप्ट है एक बार मैं सबका ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा आपको, ताकि आपका सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। और जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चन स्पेसिफिक कोई पॉइंट है वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड बताकर चलूंगा। May 25 के लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ट्राई करेंगे कि आधे घंटे में या 45 मिनट के आसपास में इस पूरे इंडेक्स को खत्म कर दें और सारी चीजें कवर करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। आइए आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो इसका ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका पीपी का रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन कैरिंग अमाउंट का डिटर्मिनेशन कैसे किस तरीके से हम करते हैं, डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज होता है उसकी बात करेंगे, और इंपेयरमेंट लॉस किस तरीके से रिकॉग्नाइज होता है उसकी बात करेंगे। ऑल्दो इंपेयरमेंट लॉस का जब भी कनेक्शन आएगा तो इंडेक्स 36 का आएगा, तो हो सकता है इंपेयरमेंट लॉस वाली ज्यादातर बातें मैं आपको अभी नहीं बताऊं क्योंकि वो 36 में डिटेल में डिस्कस करनी है। लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं मान के चलूंगा कि इंडेक्स 36 भी आपने पढ़ा हुआ है। स्कोप की अगर बात करें तो पीपी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल अगर है तो उस पर इंडेक्स 16 नहीं लगेगा, बायोलॉजिकल एसेट पर नहीं लगेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट में बियरर प्लांट पर लगता है, ये चीज आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा जो इंडेक्स 106 में आपकी एसेट आती है, मिनरल राइट्स वगैरह आते हैं, इन पे आपका इंडेक्स नहीं लगता है। ठीक है, ये तो आपके वैसे भी कोर्स से आउट है। चलिए आज ये अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हमने बात करी कि भाई साहब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मीनिंग क्या है। तो हमने कहा भाई साहब अगर कोई भी आपकी एसेट है जो हेल्ड फॉर यूज आपने रखी हुई है प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए, या फिर रेंटल टू अदर्स के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, एंड वो एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड है फॉर मोर देन वन पीरियड, तो उसको हम पीपी कहते हैं। दैट्स इट। दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी पीपी मानी जाएगी। इसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए थे, ये एग्जांपल्स हम छोड़ के हम सीधे आ जाएंगे लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लैंड बिल्डिंग इंडेक्स 16 में आएगी, इंडेक्स 40 में आएगी। तो देखिए लैंड बिल्डिंग के लिए इंडेक्स 40 एक स्पेशल इंडेक्स है। वहां पे ये कहता है कि भाई साहब लैंड बिल्डिंग अगर आपने रखी हुई है अपने पास में, ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या फिर जो है आपने अनडिटरमाइंड यूज के लिए, या फिर रेंटल टू अदर्स के लिए, तो वो आपका कहां पर आएगा, इंडेक्स 40 में आएगा। मतलब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। मतलब कुल मिला के अगर मैं क्रक्स आपको समझाऊं तो क्रक्स सिर्फ इतना है कि अगर लैंड बिल्डिंग को रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हुआ है तो इंडेक्स 40 में आएगा। लैंड बिल्डिंग के अलावा किसी और एसेट को मैंने रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हुआ है तो वो आपका इंडेक्स 16 में आएगा। सर लैंड बिल्डिंग के अलावा किसी और चीज को अगर हमने रखा हुआ है रेंटल टू अदर्स के लिए तो मैंने आपको क्या बताया, वो इंडेक्स 16 में आएगा। बात समझ में आती है? चलिए आगे आ जाते हैं। मीनिंग ऑफ बियरर प्लांट। तो बियरर प्लांट का मीनिंग कुछ अलग नहीं है, पीपी की डेफिनेशन से काफी हद तक रिजेंबल सा मिलेगा आपको। ठीक है, यूज्ड इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सपेक्टेड टू बी बियर मोर देन वन पीरियड तक उससे हम चीजें उगाएंगे, और रिमोट लाइकलीहुड है, बहुत कम चांसेस है कि उस असेट को ही, उस बियरर प्लांट को ही हम बेच देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम नहीं बेचते हैं। तो अगर ऐसा ऐसा है तो वो आपका बियरर प्लांट है। आगे आ जाइए। देखिए रिकॉग्निशन का सिंपल सी बात है। रिकॉग्निशन हम कब करते हैं, जब आपका प्रोबेबल होता है कि बेनिफिट एंटिटी को फ्लो होंगे। ठीक है, तो हम उसको रिकॉग्निशन करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अपनी बैलेंस शीट में। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम। अगले पॉइंट में हमने कहा भाई साहब स्पेयर पार्ट्स वगैरह, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, इन सब का क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल कहता है स्पेयर पार्ट्स हो या स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो या सर्विसिंग इक्विपमेंट हो, वो आपका पीपी रिकॉग्नाइज होंगे इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी। बात समझ में आती है? अगर वो पीपी में कवर नहीं हो रहा है, मतलब प्रायोरिटी क्या कह रहा है, प्रायोरिटी आपकी ये है कि उन स्टैंड बाय इक्विपमेंट को, स्पेयर पार्ट्स को पीपी की डेफिनेशन में कवर करके देखो पहले। अगर पीपी की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, वो इन्वेंट्री आप उसको मान लोगे। भाई कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर पीपी नहीं है तो डेफिनेटली वो इन्वेंट्री होगा। ठीक है, तो उसको आप इन्वेंट्री मान लोगे। उसके बाद में हमने बात करी इनिशियल कॉस्ट कि जब हम पीपी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो रिकॉग्नाइज करने के लिए तो भाई एक वैल्यू चाहिए ना कि बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर दिखाएं। तो हमने कहा भाई साहब उसको हम पहली बार कॉस्ट पे दिखाएंगे। और इनिशियल कॉस्ट कौन सी होगी, वो सारे खर्चे जो इंक्रीज करते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वो आपके सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने बोला भाई साहब सब्सिक्वेंट कॉस्ट।
जी। फिर हमने कहा सब्सिक्वेंट कॉस्ट में अगर आपका डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस का है, वो सब चीजें आपकी नहीं आएंगी, ठीक है। उससे आपका कोई सब्सटैंशियल आपकी पावर नहीं बढ़ती एसेट की, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज नहीं होगा, कोई डे टू डे रिपेयर वगैरह आप अपनी एसेट के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। लेकिन अगर आपका मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल होता है तो वो आप कैपिटलाइज कर दोगे। बात समझ में आती है, वो आपको कैपिटलाइज करना है, क्योंकि वो आपका डेफिनेटली एक मेजर खर्चा है और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपका बढ़ेगा। बात समझ में आती है। चलिए इसका ये वाला एग्जांपल नहीं देखेंगे, इसके नीचे एक और एग्जांपल है, वो मैं आपको ट्राई करूंगा कि वो मैं आपको बता दूं ब्रीफ करके, ठीक है। ये वाला एग्जांपल सिंपल है, ये वाला एग्जांपल वो एग्जांपल है, मैं एक बार बता ही देता हूं, जिसमें आपका कंपोनेंट अकाउंटिंग हुई हो, ठीक है, कि आपका जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उन सबको इंड एस 16 कहता है अलग अलग से डेप्रिशिएट करो, ठीक है, अलग अलग से रिकॉग्नाइज करो कंपोनेंट्स को और अलग अलग से उनकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट करो। तो अगर अलग अलग कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज किया हुआ है एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, तब तो सारी चीजें सिंपल रहती है कि आप डेप्रिशिएट करते आ जाओगे, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो आगे आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे लगता है मैं भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। डेप्रिसिएशन आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के बेसिस पर एलोकेट करते हो, आप कैरिंग अमाउंट को एलोकेट करते हो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के बेसिस पर। बस इस चीज को याद रखना, डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर ये वाली लाइन आपको ध्यान से समझ के चले। चलिए आइए अगले आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। देखिए मेजरली क्वेश्चन जो आता है वो यहां से आता है आपका, ठीक है, रिवॉल्यूशन वगैरह से भी आता है, लेकिन मेजर जो क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन अगर बना 8 से 10 नंबर का, तो वो आपका बनेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर भी देखो सिंपल सिंपल है, जैसे हमने पीपी में देखा था ना, तो मोरलेस वैसी चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। परचेज प्राइस जो है आपका पीपी का वो आप ऐड कर दो, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह अगर आपका है वो आप लेस कर दोगे, ठीक है, कैश डिस्काउंट है वो आप लेस नहीं करोगे, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस जो है वो आप ऐड कर दोगे, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी आपकी वो ऐड कर दोगे, ठीक है। अगर कोई पार्टली रिफंडेबल है, पार्टली नॉन रिफंडेबल है, तो जो नॉन रिफंडेबल वाला पोर्शन है सिर्फ वो आप ऐड करोगे। बात समझ में आती है। चलिए उसके बाद में हमने कहा भाई साहब इसके बाद भी जैसे इंडेक्स 2 में हमने बता दिया था कि एक जनरल स्टेटमेंट दे दी थी, वही यहां पर दे दिया कि भाई साहब इसके अलावा भी कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू ब्रिंगिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उस असेट को जिस तरीके से इंटेंड है, जिस तरीके से यूज करना चाह रहा है आपको उस पीपी को, उस कंडीशन में लाने में, उस लोकेशन पर लाने में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है मैनेजमेंट का, वो सारा का सारा खर्चा कैपिटलाइज हो जाएगा। बात समझ में आती है। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि भाई सब एम्प्लॉय कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, कंस्ट्रक्ट कराया है, वही एम्प्लॉय से अगर आपने कंस्ट्रक्ट कराया है पीपी को, तो वो एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी वो उतना पोर्शन ऑफ सैलरी जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उस पीपी को कंस्ट्रक्ट करने में, वो आप कहां लिखाओगे, वो आप पीपी की कॉस्ट में दिखा दोगे। साइट प्रिपरेशन चार्जेस, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस किसी कंसल्टेंट को दी है, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन वगैरह जो है, ये आप सारा कहां दिखाओगे, पीपी की कॉस्ट में दिखाओगे, ठीक है। अगर कोई आपका प्रोसीड हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेस्ट रन प्रोडक्शन, वो आप माइनस करके दिखा दोगे, ठीक है। अगर टेस्ट रन प्रोडक्शन करने में, मतलब हम चेक कर रहे हैं कि हमारी एसेट अच्छे से तैयार, पीपी अच्छे से तैयार हुई है या नहीं, तो उससे हमने कुछ टेस्ट रन के लिए प्रोडक्ट बनाकर देखे, तो प्रोडक्ट जो अभी बनाकर देखे वो हो सकता है कि आपके खराब बने हो शुरुआत में, क्योंकि अभी तो टेस्ट ही कर रहे हैं ना, इसीलिए तो टेस्ट कर रहे हैं कि खराब तो नहीं बने। वो खराब प्रोडक्ट मान लो हमने बेच दिए, ठीक है, उनको बेच के कुछ पैसा आ गया, तो वो पैसा भी कॉस्ट से आप नेट कर दोगे, पीपी की कॉस्ट से आप नेट कर दो कि ये थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट था तो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। कहता है ये अमाउंट नेगेटिव भी हो सकता है कि टेस्ट रन पे प्रोडक्शन में खर्चा आया हो 10 लाख, ठीक है, और टेस्ट रन के प्रोडक्शन को बेचकर पैसा आ गया उससे ज्यादा, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव भी आप कंसीडर कर लोगे, ऐसा नहीं कि नेगेटिव कैसे हो सकती है तो हम नहीं ले रहे फिर, क्योंकि इससे तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो रही है तो होने दो, देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पीपी कॉस्ट, दैट्स इट। मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल, इसका अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये आपने ऐड करना। इंश्योरेंस अप टू इंस्टॉलेशन, अगर आपका कोई इंश्योरेंस हुआ है वो भी आप ऐड करोगे। एनी अदर कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है, वो आप ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर उसने बोला कि कौन कौन सी कॉस्ट है जो आपकी कैपिटलाइज नहीं होंगी, विल नॉट बी कैपिटलाइज। तो जो आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है वो कैपिटलाइज नहीं होंगी। भाई जब इंडेक्स कहता है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है आपका, जो आपका पीपी को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट तक लाने में खर्च हो रही है, वो आपका पीपी की कॉस्ट में आएगा।
तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो वो नहीं आएगा। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए इंडेस ने कुछ दे रखे हैं। उसने कहा भाई साहब नए बिजनेस की अगर कोई कॉस्ट लगी है तो वो उससे पीपी का कोई मतलब नहीं है। स्टाफ की कोई ट्रेनिंग कॉस्ट अगर आप कर रहे हो तो वो उससे पीपी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट सर्विस को इंट्रोडक्शन करने में आपकी कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ओपनिंग सेरेमनी वगैरह हो रही है तो भाई इससे पीपी का थोड़ी मतलब है कि हमने एक नई पीपी बनाई उसकी ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, तो पीपी कहेगा भाई मेरे ऊपर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, मेरे बनने में सेरेमनी होने का कोई मतलब नहीं है, मैं अगर सेरेमनी का खर्चा ना भी करो तब भी तो मैं बन गया ना, तो दैट्स वाई ये खर्चा आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। एडमिन ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, डे टू डे रिपेयर, कैश डिस्काउंट, ऑपरेटिंग लॉसेस, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, ये सारे खर्चे कौन से हैं जो आपका पीपी की कॉस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट कैसी होगी, कहता है आपका सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा जैसा कि आप नॉर्मल आप करते हो उसी तरीके से करना है, कुछ भी अलग नहीं है। जो इंटरनल प्रॉफिट्स वगैरह होंगे ना आपके वो एलिमिनेट कर दोगे आप। ठीक है भाई, होता है ना जैसे आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़े होंगे कभी आपने इंटर वगैरह में, कॉस्टिंग वगैरह में, किसी और सब्जेक्ट में, तो वहां पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भी प्रॉफिट कमाता है इंटरनली, कि भाई एक ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ट्रेडिंग डिपार्टमेंट ने कहा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हमें कुछ पीपी बना के दो हमारे लिए, जब तुम बनाती हो ये वाली आइटम हमारी इन हाउस ही बन रही है तो हम बाहर से क्यों खरीदें, तुमसे ही बनवा लेते हैं, तो वो प्रॉफिट चार्ज करते हैं, तो वो जो प्रॉफिट इंटरनल प्रॉफिट जो होंगे वो आपको एलिमिनेट कर देने, ये ध्यान में रखना। इसका कोई क्वेश्चन अपने पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आएगा तो आपको ये चीज में ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। कोई भी एबनॉर्मल लॉस वगैरह अगर होगा वो आपको ऐड नहीं करना है, मतलब सिंपल सिंपल वैसी चीजें जो आपको नॉर्मल लगती हैं। अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड भी एसेट बनाओगे तो वहां पर नॉर्मल वही चीजें हैं, लेकिन जो इंटरनल प्रॉफिट वाला पॉइंट है ये आपका थोड़ा सा नया है, ये स्पेसिफिकली यही आएगा, दूसरी जगह पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटरनल प्रॉफिट आप माइनस कर दोगे। आप चाहो तो ये एग्जांपल्स वगैरह आप पढ़ लेना, आपका समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन, भाई ये तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही हुआ है कि भाई जितना भी आपका डिसमेंटलिंग वगैरह करना होता है, मान लो पीपी मैंने बनाई, ठीक है, पीपी बनाने के बाद में मुझसे बोला गया कि भाई साहब ये जब आप अपना काम खत्म कर दोगे ना 8 साल बाद 10 साल बाद, तो इस पीपी को आपने खत्म करके जाना है, डिमोलिश करके जाना है। ठीक है, तो वो जो डिमोलिशन में जो कॉस्ट आएगा या फ्यूचर में वो भी पीपी की कॉस्ट है। आप ये नहीं कहोगे नहीं सर ये तो बनने में खर्च हुआ है तो वो तो बाद में खर्च होगा, तो वो तो अलग खर्चा है, नहीं, वो भी आपका पीपी का ही खर्चा है। उस फ्यूचर के खर्चे को प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे आप पीपी की कॉस्ट पे इंक्लूड करते चलोगे। बात समझ में आती है? तो बस यही चीज आपसे ये कह रहा है कि भाई साहब आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर वो आप जो है दिखाओगे। इसका एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका एक बड़ा सा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप वो क्वेश्चन आप देख लेना, तो मुझे लगता है आपका सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी है। मतलब कुल मिलाकर वो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने में कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने में कि जब इसको डिसमेंटल करेंगे तो इतने का मटेरियल लगेगा, इतने की लेबर लगेगी, इतने के अदर ओवरहेड्स लगेंगे, और ये तो 10 साल के बाद लगने हैं। आज ये वाला खर्चा 10 रुपए का आता है तो 10 साल में महंगाई कितनी हो जाएगी, तो वो तो 15 का हो जाएगा। उसके बाद भी हम सेफ्टी मार्जिन वगैरह उसमें लेंगे कि अच्छा चलो कंटिजेंसीज के नाम पे इतने % का और मान लो कि बढ़ जाएगा। वो सब कर कर आके फ्यूचर में कितना कॉस्ट आनी है 10 साल के बाद वो एस्टिमेट आपको करना है। बस जो वो एस्टिमेट आप कर लोगे कि 10 साल के बाद इसको डिसमेंटल करने में मान लो 1 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, बस उसको डिस्काउंटिंग रेट से पीवी करके आज की वैल्यू पीपी की कॉस्ट में ऐड कर देनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगता है, देखने में हार्ड लगता है, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझा है तो। चलिए आगे आते, इंसिडेंटल ऑपरेशन। इंसिडेंटल ऑपरेशन में कहता है कि इनकम या फिर रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ इंसिडेंटल ऑपरेशन आर रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट लॉस। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि ये आपका क्वेश्चन आता है कि भाई ये प्रॉफिट लॉस में क्यों रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे, प्रॉफिट लॉस में क्यों रिकॉग्नाइज होते हैं, ये एडजस्ट क्यों नहीं होते कॉस्ट ऑफ पीपी से। तो देखो इसका मैंने रीजन भी आपको लिखा कि इंसिडेंटल ऑपरेशन आर नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ये जो लाइन है ना, location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by the management, ये इतनी फैंसी सी लाइन, इतनी टफ सी लाइन जो आपको लगती है, इसको टफ लाइन मत समझो, इसमें पूरा इंडेक्स कवर हो रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। ये वाली लाइन अगर समझ ली तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आपको ना आता हो। ठीक है, तो बस इस लाइन से कंपेयर करके, इस लाइन से कंपेयर करके आप ना चीजों को जज करोगे। ठीक है, तो दैट्स वाई इंसिडेंटल ऑपरेशन का खर्चा या फिर उसकी इनकम पीपी की कॉस्ट से लेस नहीं होती है। ठीक है, जैसे पार्किंग वगैरह की इनकम, इंसिडेंटल इनकम मतलब कि भाई मैंने एक लैंड खरीद ली, उसमें मैंने कहा कि 6 महीने के बाद मैं बिल्डिंग बनाऊंगा,
ठीक है, बिल्डिंग अभी बन रही है मान लो, तो ऐसा थोड़ी कि बिल्डिंग ऐसे चुटकी बजाएगी और पूरी बिल्डिंग एक झटके में तैयार हो गई, थोड़ा थोड़ा बननी शुरू होती है, तो उसके इस ड्यूरेशन में बड़ी सारी जमीन ऐसी खाली पड़ी होगी, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथों पार्किंग से 2 पैसे कमा लेते हैं। तो जो पार्किंग से पैसे कमा रहे हो वो आप ये दिखाओगे कि इसको बिल्डिंग बनने की कॉस्ट में से लेस कर दोगे, वो अलग से पीएल में दिखाओगे, क्योंकि पार्किंग अगर आप नहीं भी चढ़ाते ना, पार्किंग का काम नहीं भी करते तो भी वो बिल्डिंग बन जाती, मतलब पार्किंग करना इज नॉट नेसेसरी बिल्डिंग बनाने के लिए। दैट्स वाई पार्किंग से जो इनकम कमाई है वो पीपी की कॉस्ट से लेस नहीं होगी, अलग से प्रॉफिट लॉस में जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं शॉर्ट में अगर बात करें तो। चलिए आगे चलते, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। उसके बाद आता भाई साहब सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। भाई कैपिटलाइजेशन को होना कब बंद होगा, हमने कहा कि जब तक प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में नहीं आ जाती तब तक हम करते रहेंगे। तो भाई जब आपका कैपिटलाइजेशन कॉस्ट आपका सीजन हो जाएगा, जब पीपी जो है आपका रेडी टू यूज हो जाएगी। रेडी टू यूज अगर हो गई जिस दिन, ठीक है, उस दिन आप कैपिटलाइज करना बंद कर दोगे, मतलब रेडी टू यूज होने के बाद में कट ऑफ लग गया, उसके बाद में जो खर्चे आपके हो रहे हैं वो कैपिटलाइज नहीं करोगे, ठीक है। और रेडी टू यूज का मतलब क्या है सर? रेडी टू यूज का वही मतलब है, फिर मैं वही लाइन बोलूंगा आपका, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। बात समझ में आती है? चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। डेफर्ड क्रेडिट टर्म पर अगर पीपी को परचेज किया है तो भाई एक तरह से वो लोन होता है, जो आपका इंटरेस्ट का खर्चा आप दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट को आप पीपी की कॉस्ट पे कैपिटलाइज नहीं करोगे, ठीक है। कैश प्राइस पर ही आप अपना पीपी को दिखाओगे, ठीक है, कैश प्राइस पर ही आप अपना पीपी को दिखाओगे। बात समझ में आती है? इससे ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल पॉइंट है, क्योंकि ये आप बड़े सारे इंडेस में करते चले आ रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है। आगे आते हैं भाई साहब, अगर पीपी को एक्सचेंज करेंगे तो सर क्या होगा? तो देखो पीपी को अगर एक्सचेंज करेंगे ना, तो अगर विदाउट कॉमर्शियल सब्सटेंस अगर हमने पीपी को एक्सचेंज किया है, मतलब विदाउट कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कि हमारे कैश फ्लोज अफेक्ट नहीं होते, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा देखो इसमें फोकस किस बात पे है? इसमें फोकस इस बात पे है कि जो हम पीपी रिसीव कर रहे हैं, मतलब एक अपनी पीपी दी और दूसरी पीपी मैंने वापस ली, पीपी जो मैंने खरीदी, जो सामने वाले से ली है, उसको किस वैल्यू पे दिखाऊंगा, उस पर फोकस है। तो यहां पर ये कहता है कि आपका पीपी किस पे दिखाओगे? आप कैरिंग अमाउंट पर, कैरिंग अमाउंट पर दिखाओगे। जो पीपी आपने दी है उसका जो कैरिंग अमाउंट है प्लस माइनस कैश पेड अगर कुछ किया तो वो उसमें से लेस कर दोगे, और कैरिंग अमाउंट पे पीपी रिसीव जो आपकी है इस पर फोकस है कि जो पीपी रिसीव करी है इसको किस अमाउंट पे दिखाएंगे? कैरिंग अमाउंट पे दिखाएंगे। बात समझ में आती है? पीपी जो गिवन है उसको तो कैरिंग अमाउंट पे ही हटाएंगे, ठीक है। कैश पेड जो किया एक्चुअल उसको तो एक्चुअली दिखाएंगे, कैश अगर कुछ रिसीव किया उसको तो एक्चुअल रिसीव पर ही दिखाएंगे। झमेला कहां है? पीपी जो रिसीव करी है उसको किस अमाउंट पे दिखाएंगे। तो अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो आप पीपी को उस अमाउंट पर दिखाओगे जो आपका पीपी गिवन है उसका कैरिंग अमाउंट है। बात समझ में आती है? और अगर विद कॉमर्शियल सब्सटेंस जो पीपी रिसीव करी है ना उसको किस अमाउंट पर दिखाएंगे? तो देखिए पीपी रिसीव को दिखाएंगे हम, पीपी रिसीव को फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है फेयर वैल्यू ऑफ असेट, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, कि जो हमने फेयर असेट गिवन अप करी है उसकी फेयर वैल्यू, अगर उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर किसकी फेयर वैल्यू? जो असेट रिसीव हुई है उसकी फेयर वैल्यू, वो भी अवेलेबल नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए अब देखिए मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे? तो हमने कहा भाई साहब इनिशियल में तो आपको कॉस्ट पे ही दिखाना पड़ता है, ठीक है। सब्सिक्वेंट में आप चाहो तो कॉस्ट पर भी कंटिन्यू रख सकते हो या फिर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पर भी आप रख सकते हो। रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब कि असेट की जो फेयर वैल्यू है वो हम बैलेंस शीट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब वो फेयर वैल्यू हो सकता है आपकी ज्यादा भी हो या कम भी हो कॉस्ट से। मान लो कॉस्ट आपने 100 रुपए की दिखाई, फेयर वैल्यू आपकी 120 रुपए है, तो आपने कहा भाई साहब हम तो फेयर वैल्यू मॉडल पे दिखाएंगे 120 रुपए का हम अपना पीपी दिखाएंगे, तो 20 रुपए का डिफरेंस कहां जाएगा? ओसीआई में फेयर वैल्यू गेन लॉस गेन के हिसाब से चला जाएगा। फेयर वैल्यू गेन के नाम से ओसीआई में 20 रुपए का प्रॉफिट चला जाएगा। मान लो अगर आपका कॉस्ट पर आपने इनिशियली 100 रुपए पर रिकॉग्नाइज किया था, फर्स्ट ईयर एंड पर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में आपने कहा हम तो फेयर वैल्यू मॉडल पर दिखाएंगे। फेयर वैल्यू आपकी कितनी? 80 रुपए। इसका मतलब कॉस्ट पे आपने 100 रुपए पर दिखा रखा है, 80 रुपए पर आपको दिखाना है, इसका मतलब 20 रुपए का लॉस हो गया। ये लॉस कहां जाएगा? ये लॉस जाएगा आपका पीएल में। मतलब अगर रिवैल्यूएशन में गेन होता है तो गेन वाला जो पोर्शन है वो तो आपका जाता है ओसीआई में, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो लॉस वाला पीएल में जाएगा। मतलब रिवैल्यूएशन गेन हमेशा ओसीआई में जाएगा और रिवैल्यूएशन लॉस हमेशा पीएल में जाएगा। बात समझ में आती है? बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा सारी चीजें आपका इसी के दाएं बाएं घूमेंगी। अभी आगे चल के समझेंगे भी हम। और ये चीज हमें जो है ना आपका एंटायर क्लास ऑफ पीपी पे अप्लाई करनी होती है
कि अगर हमने एक रिवॉल्यूशन मॉडल लगाना है तो पूरी क्लास में जितनी एसेट आ रही है उन सब पर हम रिवॉल्यूशन मॉडल ही लगाएंगे। सर क्लास का क्या मतलब होता है? जिनका सिमिलर नेचर प्लस सिमिलर यूज हो वो हमारी एक क्लास में एसेट कवर होती है। बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, ये कोई टॉपिक नहीं है, आगे आ जाते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन, तो देखो यहां पर हमारा दो मेथड है कि भाई जब हम रिवॉल्यूशन करते हैं तो रिवॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। इसका आपका इस बार नवंबर 24 में क्वेश्चन भी आया था, तो होपफुली इस बार नहीं आएगा, लेकिन हमें तो सब कुछ कवर करना है। तो पहला मेथड है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच, दूसरा है आपका रीस्टेटमेंट अप्रोच। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच में सिंपल, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। सिंपल ये कहता है कि भाई साहब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना आपका, उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब आपका पीपी को क्रेडिट कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके आप पीपी को नेट कैरिंग अमाउंट पे लेकर आ जाओ। उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लो, अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है, नेट कैरिंग अमाउंट कम है, तो इसका मतलब अपवर्ड रिवॉल्यूशन हो गया। अपवर्ड रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करके और पीपी को डेबिट कर दोगे, ठीक है। और वो जो क्रेडिट होगा वो कहां चले जाएगा? ओसीआई में चले जाएगा। बात समझ में आती है? और रीस्टेटमेंट अप्रोच में कहता है कि भाई साहब जो आपका क्रॉस कैरिंग अमाउंट आपका असेट का आ रहा है 80 रुपए, सॉरी 100 रुपए आ रहा है मान लो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 रुपए आ रहा है, तो वैसे तो नेट में 80 रुपए की पीपी है, ठीक है। 20 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और 100 रुपए का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है मेरी एसेट का। तो कहता है कि आप देखो कि परसेंटेज ऑफ रिवॉल्यूशन आप इसमें निकालते हो, परसेंटेज ऑफ रिवॉल्यूशन निकालते हो कि भाई नेट कैरिंग अमाउंट आप हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करोगे और फिर देखोगे फेयर वैल्यू से कंपेयर करके, उसके बाद देखोगे कितना परसेंट का गेन हुआ मुझे, तो उतने परसेंट से ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भी बढ़ा दो आप और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दो। जो इसमें एंट्री में डिफरेंस आएगा वो अल्टीमेटली वही आ जाएगा जो आपका रिवॉल्यूशन का गेन या लॉस हुआ होगा। बात समझ में आती है? सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। प्रेजेंटेशन कैसे आएगी वो आपको यहां पे आप देख ही लोगे, ठीक है। फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे आ जाओ। हाँ ये वाला मैं टॉपिक आपको बता देता हूं। रिवॉल्यूशन गेन लॉस का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। देखो रिवॉल्यूशन गेन लॉस में आपने सबसे पहले तो ये देखना है, मैंने जैसा आपको अभी बताया था कि अगर रिवॉल्यूशन गेन हुआ तो वो अल्टीमेटली जाना चाहिए ओसीआई में, और अगर रिवॉल्यूशन में आपको लॉस हो रहा है तो वो अल्टीमेटली जाना चाहिए पीएल में। बात समझ में आती है? तो अब अगर मान लो पहली बार में गेन हुआ, मैं एक एग्जांपल एक हाइपोथेटिकली अभी ले लेते हैं। पहली बार में मैंने कहा 100 रुपए की एसेट थी, 120 रुपए की हो गई, फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, 20 रुपए का गेन हो गया, ये गेन कहां जाएगा? ओसीआई में। 100 रुपए की एसेट थी, 80 रुपए की फेयर वैल्यू है, इसका मतलब 20 रुपए का लॉस हो गया, आपको रिवॉल्यूशन का लॉस हो गया, ये 20 रुपए कहां जाएगा? पीएल में जाएगा, ठीक है। मान लो पहली बार में मैंने कहा 100 रुपए की कॉस्ट थी और फर्स्ट टाइम जब रिवॉल्यूशन फर्स्ट ईयर एंड पे किया तो 120 रुपए की एसेट मैंने अपनी बैलेंस शीट पे दिखाई, तो 20 रुपए को मैंने कहां दिखाया होगा? ओसीआई में दिखा दिया होगा। उसके बाद में मैंने कहा सेकेंड ईयर में जब रिवॉल्यूशन किया, सेकेंड ईयर में रिवॉल्यूशन किया तो एसेट की वैल्यू रह गई 90 रुपए, 90 रुपए रह गई, मतलब ठीक है। तो 90 रुपए, इसका मतलब 30 रुपए का लॉस हो गया, 120 से 90 पे आ गई। अब ये जो 30 रुपए का लॉस है ना, इससे अब इस 30 रुपए के लॉस को पीएल में मत डाल देना उठा के कि 30 रुपए का लॉस पीएल में डेबिट कर दिया आपने, नहीं। ये 30 रुपए का लॉस एक्चुअल में 30 रुपए का लॉस नहीं है, इसमें से 20 रुपए का तो अर्लियर जो मैंने गेन रिकॉग्नाइज किया था वो रिवर्स हो रहा है, तो वो तो ओसीआई में से खत्म करो, मतलब ओसीआई का बैलेंस जीरो करो इस 30 रुपए के लॉस से, और जो 10 रुपए का लॉस अभी एक्सेस बचा है ये पीएल में डालोगे। बात समझ में आती है? इतनी सी बात अगर आपने मेरी ध्यान से सुन ली तो ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से सुन लेना। मैं दोबारा से बता देता हूं। मैंने कहा भाई साहब 120 रुपए पे मैंने अपना फेयर वैल्यू का दिखा दिया था, ठीक है, 20 रुपए का रिकॉग्नाइज कर लिया फेयर वैल्यू गेन, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जब रिवॉल्यूशन किया तो फेयर वैल्यू रह गई 90 रुपए, इसका मतलब आपका हो गया सर 120 से 90 रुपए आ गई, इसका मतलब 30 रुपए का लॉस हो गया। 30 रुपए के लॉस में 20 रुपए का तो मैं कहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम में रिवॉल्यूशन का बढ़ाया था, गेन बुक किया था, उसका ही रिवर्सल है। तो पहले इस 30 रुपए से उस 20 रुपए के प्रॉफिट को मारो, इस 30 रुपए के लॉस से उस 20 रुपए के प्रॉफिट को किल करो, ठीक है। अब जो 10 रुपए का आपका एक्सेस लॉस बचा है ये पीएल में डालोगे। बात समझ में आती है? चलिए अब ऐसी अपोजिट एग्जांपल लेते हैं। आप अपोजिट एग्जांपल लेते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन किया, फर्स्ट टाइम रिवॉल्यूशन में 20 रुपए का लॉस आया, 80 रुपए की फेयर वैल्यू थी, 100 रुपए की कॉस्ट थी, तो इस 20 रुपए को मैंने कहां डाल दिया होगा? इस 20 रुपए को मैंने डाला होगा पीएल में, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर लॉस आता है तो पीएल में जाता है, लॉस आता है तो पीएल में जाता है, प्रॉफिट आता है तो ओसीआई में जाता है। इस 20 रुपए को मैंने लॉस को पीएल में डाल दिया होगा, ठीक है, तो 80 रुपए की वैल्यू रह गई। अब 80 रुपए से सेकंड ईयर में जब रिवॉल्यूशन किया तो मेरी वैल्यू आई 110 रुपए, ध्यान से सुना, 110 रुपए आ गई। अब आप क्या कहोगे कि सर 30 रुपए का गेन हो गया, ऐसा बोलोगे?
नहीं, 30 रुपए का गेन नहीं हुआ भाई। ये 30 रुपए के गेन में 20 रुपए का तो जो पिछले साल लॉस बुक करा था उसी की भरपाई हुई है। अभी 10 रुपए का गेन हुआ एक्चुअल में। आप इस तरीके से सोचोगे, मतलब सोचने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि जो 30 रुपए का गेन हुआ है, 80 रुपए से 110 रुपए की वैल्यू आ गई मेरी एसेट की दूसरे साल के एंड पे, तो आप ये नहीं बोलना कि सर 30 रुपए का गेन हो गया, 30 रुपए का गेन ओसीआई में डाल दो, क्योंकि गेन तो ओसीआई में डालना होता है। मैं ये कहता हूं ये 30 रुपए का गेन नहीं है ना, इसमें से 20 रुपए की तो लॉस की भरपाई हुई है, जो पिछले साल मैंने पीएल में 20 रुपए का लॉस डाला था। एक्चुअल में गेन सिर्फ 10 रुपए का हुआ है, तो मतलब 20 रुपए तो आप पीएल में जो लॉस डाला हुआ था वहां से रिकवर करोगे पीएल क्रेडिट करके। बात समझ में आती है? और जो 10 रुपए का गेन है एक्चुअल में, वो आप गेन कहां डालोगे? लॉस का रिकवर होने के बाद में। ये 10 रुपए का गेन जो है आपका ओसीआई पे जाएगा। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब क्रक्स क्या निकल कर आया? क्रक्स वही निकल कर आया जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर अल्टीमेटली गेन हो रहा है तो आपका ओसीआई में जाएगा, और अगर अल्टीमेटली लॉस हो रहा है, अल्टीमेटली पे को देखो कितना फोकस कर रहा हूं मैं, अल्टीमेटली अगर लॉस हो रहा है तो अल्टीमेट वाला लॉस आपका कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। अब पहले लॉस था अब गेन हो गया, या फिर पहले गेन था अब लॉस हो गया, तो उसको ऑफसेट करने के बाद फाइनली देखो कि गेन आया लॉस आया। ऑफसेट करने के बाद फाइनली गेन आया है तो ओसीआई, ऑफसेट करने के बाद फाइनली लॉस आया है तो पीएल। सिंपल सी बात है। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपसे गलत हो सकता है। आगे आ जाते हैं। ये सारा जो है ना, मैंने जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते थे वो सारे पॉसिबल केसेस यहां पर बना के केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 करके नीचे एग्जांपल डिटेल में लिए हुए हैं। ये देखो आप, ठीक है? तो अगर आपको टाइम अलाउ करता हो प्रिपरेशन में तो आप इसको एक बार चेक कर लेना अगर कहीं पे डाउट आ रहा हो आपको तो, ठीक है? चलिए अब आ जाइए आप अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ रिवॉल्यूशन सरप्लस, कि भाई ये जो रिवॉल्यूशन सरप्लस हम बना रहे हैं इसका होगा क्या अल्टीमेटली। तो हमने कहा जब पीपी आप डिकॉग्नाइज कर दो या फिर क्लासिफाइड फॉर हेल्ड फॉर सेल कर दो, तो जितना भी आपका रिवॉल्यूशन सरप्लस है वो कंपल्सरीली ट्रांसफर हो जाएगा आपका रिटेन अर्निंग में, ठीक है? विदाउट रूटिंग थ्रू पीएल, मतलब कुल मिला के बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। या फिर आप अगर असेट डिरिकॉग्नाइज नहीं हुई है ना, तो भी आप थोड़ा थोड़ा रिवॉल्यूशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सर कितना, वो थोड़ा कितना होगा? तो हमने यहां पर कहा कि या तो आप कुछ मत करो, जब असेट डिरिकॉग्नाइज हो जाए तब ट्रांसफर करना, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें तो थोड़ा थोड़ा करना है तो ऑप्शनली यहां पर क्या था, अगर असेट डिरिकॉग्नाइज हो जाए तो कंपल्सरी, और अगर डिरिकॉग्नाइज नहीं हुई है फिर भी आप चाह रहे हो कि कुछ कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है तो ऑप्शनली कर सकते हो। ट्रांसफर सम पोर्शन ऑफ रिवॉल्यूशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, कुछ कुछ पोर्शन रिवॉल्यूशन सरप्लस में से हर साल निकालकर आप कहां ले जाओगे? रिटेन्ड अर्निंग में ले जाओगे। तो सर ये सम पोर्शन कैसे? ये सम पोर्शन कुछ वैल्यू होगी ना, कितना 10%, 20%, कुछ ऐसा फॉर्मूला सेट है। तो हाँ भाई, जो आपका रिवॉल्यूशन करने की वजह से एक्सेस डेप्रिसिएशन लग रहा है, जो आपका रिवॉल्यूशन करने की वजह से एक्सेस डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो एक्सेस डेप्रिसिएशन के इक्विवेलेंट अमाउंट आउट ऑफ रिवॉल्यूशन सरप्लस आप रिटेन्ड अर्निंग में लेकर जाते चले जाओगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, बाकी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ होगा। कोई डाउट आए तो यहां पर आप फॉर्मेट को देख लेना। बात समझ में आती है? मैंने सिर्फ क्या कहा? एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवॉल्यूशन जो आपका लग रहा है, मतलब अगर आपकी असेट 100 रुपए की थी और आपकी लाइफ 10 साल है तो आप 10 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा रहे होगे। आपने 120 रुपए कर दिया रिवॉल्यूशन करने के बाद में, तो 120 रुपए पे 10 साल की लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 12 रुपए आएगा। तो इसका मतलब रिवॉल्यूशन करने की वजह से 2 रुपए का एक्सेस डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो आप क्या करो? रिवॉल्यूशन सरप्लस में से हर साल 2-2 रुपए निकालकर रिटेन अर्निंग में लेके जाते चले जाओ। बस इतना सा है। इतनी सी बात अगर समझ में आती है तो आप क्वेश्चन कर दोगे। बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना सा है, बाकी तो देखो डेबिट क्रेडिट का गेम है सारा, कि एंट्री कैसे पास करनी है वो मैं मानता हूं आपको आती है। डेप्रिसिएशन का टॉपिक आ जाते हैं भाई। डेप्रिसिएशन में सिंपल सा कहता है कि आपका जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, ठीक है, नॉट टोटल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस इफ एनी रेजिडुअल वैल्यू देयर, रिड्यूस कर दो कैरिंग अमाउंट से टू अराइव एट डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट, ना कि कैरिंग अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट of an asset should be allocated on a systematic basis based on the pattern, किस पैटर्न पे आपका बेनिफिट मिल रहा है ओवर यूजफुल लाइफ, नॉट टोटल लाइफ, नॉट इकोनॉमिक लाइफ, नॉट लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ, कि जितने टाइम के लिए मेरे पास यूजेबल है, जितने टाइम मैं यूज कर सकता हूं, उसका यूज करके इसका बेनिफिट ले सकता हूं इस एसेट का, वो उसकी यूजफुल लाइफ होती है। उस यूजफुल लाइफ में आप एलोकेट कर देते हो। बात समझ में आती है? सिर्फ इतना सा है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। इस एक लाइन में पूरा डेप्रिसिएशन खत्म हो गया। डेप्रिशिएबल अमाउंट को सिस्टमैटिक बेसिस पर यूजफुल लाइफ में एलोकेट कर दो, बात खत्म। इससे ज्यादा और क्या ही है इसमें, ठीक है? चलिए आइए। डेप्रिसिएशन जो है आपका हमेशा पीएल में जाएगा। डेप्रिसिएशन में आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए सर ये ओसीआई में जाता है क्या? नहीं भाई, पीएल में जाएगा, ठीक है? बात समझ में आती है? चलिए आ जाइए।
उसके बाद में हमने एक दो पॉइंट और है इसमें इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। कहता है ईच पार्ट ऑफ पीपी सिग्निफिकेंट कॉस्ट जिसकी है उसको अलग अलग से डेप्रिशिएट करो। मतलब इसमें कार वाला एग्जांपल आप ले सकते हो कि कार है, उसका इंजन है, या फिर आपका जैसे आपके क्वेश्चंस भी देखते हो आप, टरबाइन वगैरह के क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं। ठीक है, टरबाइन है, मान लो उसका मेजर ओवरऑल इंस्पेक्शन है, उसका इंजन है, तो उसका इंजन मेजर कॉस्ट रखता होगा, तो इंजन को इंजन की लाइफ में अलग से डेप्रिशिएट करो, बाकी अदर कंपोनेंट को अदर कंपोनेंट की लाइफ में अलग से डेप्रिशिएट करो। ठीक है, रिकॉग्नाइज तो अल्टीमेटली आप एक सिंगल पीपी करोगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन के व्यू पॉइंट से वो कह रहा है इसका जो है टुकड़े टुकड़े करके और फिर जो है डेप्रिशिएट करो पूरे असेट को आप अपना। ठीक है, चलिए आ जाइए। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल सी बात करता है। कहता है भाई साहब आपका सिग्निफिकेंट कंपोनेंट अगर खराब हो गया है तो आप क्या करोगे? उस सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का कैरिंग अमाउंट जो आपका इंक्लूड है, मान लो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट का आपका क्वेश्चन है, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। एयरक्राफ्ट है आपका अगर, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट की वैल्यू मान लो आपकी 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, उसमें जो इंजन लगा हुआ था उसकी वैल्यू 20 करोड़ रुपए है। ठीक है, सॉरी 2 करोड़ रुपए। ठीक है, अरे यार एग्जांपल क्या ले रहा हूं, मैंने बोला 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ और 20 लाख। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का पूरा एयरक्राफ्ट है, उसमें 20 लाख रुपए की इंजन की कॉस्ट है। तो वो कहता है कि आपका इंजन को अलग से पहले आइडेंटिफाई करके रखो कि इंजन 20 लाख रुपए का है, इंजन को अलग से डेप्रिशिएट करो और 80 लाख वाले अदर पोर्शन को अलग से डेप्रिशिएट करो। और जिस दिन इंजन खराब हो जाए तो उस दिन इंजन का जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, क्योंकि आपको अलग से डेप्रिशिएट कर रहे हो तो पता होगा कि इंजन का कैरिंग अमाउंट कितना है, वो आप एंटायर कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर दोगे और न्यू इंजन की जो कॉस्ट है वो उस कैरिंग अमाउंट में आप ऐड कर दोगे। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब हमने इनिशियली कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं की होती, मतलब कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन नहीं करा होता। मतलब मेरा इंजन खराब हो गया, आज की डेट में मान लो 70 लाख रुपए का मेरा कैरिंग अमाउंट दिख रहा है, लेकिन इस 70 लाख रुपए के कैरिंग अमाउंट में 3-4 साल के बाद डेप्रिसिएशन करते करते 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगाते लगाते 70 लाख की कैरिंग अमाउंट दिख रहा है। ठीक है, इस 70 लाख में मुझे ये नहीं पता कि इसमें से इंजन का कैरिंग अमाउंट कितना है, ठीक है, और बाकी अदर कंपोनेंट का कैरिंग अमाउंट कितना है। तो वहां पर दिक्कत आती है कि अब कैरिंग अमाउंट ऑफ इंजन माइनस करना है, क्योंकि वो खराब हो गया, नया इंजन लगेगा, तो नए इंजन की तो कॉस्ट ऐड करनी है, उसमें तो झमेला नहीं है। लेकिन दिक्कत यह आती है कि जो आपका इंजन जो खराब हो चुका है उसका कैरिंग अमाउंट कितना है इसमें, ठीक है, वो कैसे माइनस करें। तो उसके लिए जो है ना एक तरह से एक जुगाड़ लगाना होता है हमें सिंपल, कि भाई साहब आज की डेट पे जो नया इंजन है वो कितने का आ रहा है, उसको पीछे लेके जाओ कि अगर ये इंजन 4 साल पहले जब मैंने एयरक्राफ्ट खरीदा था तब कितने का होता, मतलब इन्फ्लेशन के रेट से एक तरह से पीछे लेके चले जाऊंगा आज के इंजन की कॉस्ट को। तो मैं मान के चलूंगा कि आज अगर इंजन 10 लाख रुपए का है, तो अगर 5 साल में महंगाई दुगनी हो गई है तो 5 साल पहले 5 लाख रुपए का इंजन आता होगा। तो इसका मतलब इस 70 लाख रुपए में इंजन जो है 5 लाख पर जो डेप्रिसिएशन लगाते लगाते अमाउंट आएगा वो कैरिंग अमाउंट इस इंजन में जुड़ा, इस कैरिंग अमाउंट में जुड़ा हुआ है इंजन के नाम पे। ठीक है, तो वो आप माइनस कर देते हो और नए इंजन की कॉस्ट को आप ऐड कर देते हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं सिंपल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल हम ये करेंगे कि भाई साहब जो आपका नया ऐड कर देंगे न्यू कंपोनेंट एंड रिड्यूस करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। ठीक है, चलिए आ जाइए। इसमें लैपटॉप का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये आप चाहो तो देख लेना। मैंने वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। सिंपल आपको क्या करना है कि भाई साहब जो आपका टोटल कैरिंग अमाउंट है उसमें से कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट हटाना है। वो कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट कैसे निकलेगा उसका तरीका मैंने बताया कि कैरिंग अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो कैरिंग अमाउंट के लिए पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करें। कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो हमने कहा आज की डेट में इंजन कितने रुपए का आ रहा है उसको पीवी करके पीछे लेके जाओ, वो ओल्ड कंपोनेंट की कॉस्ट मान ली जाएगी। उस कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाते लगाते एट द टाइम ऑफ करंट डेट में आप लेके आ जाओ, वो आपका कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। वो एंटायर कैरिंग अमाउंट में से आप माइनस कर दोगे, नए इंजन का कैरिंग अमाउंट जोड़ दोगे। सिर्फ इतना सा करना होता है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने एक बार रिवीजन किया हुआ है। चलिए आ जाइए। रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू तो सिंपल है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप कर लोगे। आगे आ जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग यूजफुल लाइफ, ये भी थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, ये आप देख लेना कि कौन कौन से
एक्सपेक्टेड यूसेज है, कैपेसिटी है, फिजिकल वियर एंड टेयर है, टेक्निकल कॉमर्शियल ऑब्सोलेसेंस है। ये सब चीजें क्या होती हैं, आपकी यूजफुल लाइफ को फर्क करती हैं कि आपकी यूजफुल लाइफ कितनी चलेगी। अगर आप अच्छे से चला रहे हो, मेंटेन करके चला रहे हो, तो लाइफ आपकी असेट की बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत खराब तरीके से असेट को यूज कर रहे हो, तो वो अगर 10 साल यूज होनी होगी तो हो सकता है 10 का 6 या 7 साल यूज हो, 3 साल उसकी लाइफ घट गई। ये ऐसा ही है इंसान की, अगर इंसान अपने आप को फिट वगैरह रखे तो ज्यादा जीता है, और अदरवाइज जो है कम लाइफ हो जाती है इंसान की भी। ठीक है, तो ऐसे ही आपका असेट की होती है, सिंपल इस तरीके से आप समझ सकते हो। डेप्रिसिएशन का मेथड कहता है पैटर्न रिफ्लेक्ट करना चाहिए, दैट्स इट। मेथड आपका कैसा हो जो आपका पैटर्न रिफ्लेक्ट करे कि किस तरीके से आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। उस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को मिलने का जो पैटर्न है वो आपका होना चाहिए। कुल मिलाकर 3 ही मेथड है, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, डब्ल्यूडीवी मेथड है, और आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड है। ठीक है, इन्हीं तरीके से आएगा। और सिंपल क्वेश्चन जब भी आता है ना आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से आता है क्वेश्चन, बेसिकली है तीनों करके तीनों जाने ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको पास्ट ट्रेंड बता रहा हूं। जनरली आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन निकालता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड वगैरह में थोड़ा सा कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। चलिए आ जाइए आगे, आ जाइए डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपी के टॉपिक पे आ जाइए। डी रिकॉग्निशन कहता है कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी शुड बी डी रिकॉग्नाइज, जब आप डिस्पोज कर दोगे, सोल्ड कर दोगे, या फिर कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अब इससे एक्सपेक्ट हमें नहीं है, तो भी आप डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। जो भी आपका गेन और लॉस आएगा डी रिकॉग्निशन पर, वो आप कहां दिखाओगे, वो आप पीएल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, नेट प्रोसीड माइनस नेट कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अमाउंट जितना रिसीव हुआ है और नेट कैरिंग अमाउंट से ऊपर जितना भी गेन या लॉस आएगा वो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, ट्रांसफर टू पीएल एंड विल नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। डेफिनेटली वो रेवेन्यू नहीं होगा आपका, अलग से आप प्रॉफिट लॉस में दिखाओगे। बात समझ में आती है? तो यहां पे हमने सारे अपने कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो आपने डिस्कस कर लिए हैं। डिस्क्लोजर की अगर बात करें तो डिस्क्लोजर आप देख लेना एक बार, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि भाई फॉर ईच क्लास ऑफ असेट आपको मेजरमेंट बेसिस बताना पड़ता है कि भाई सब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किस तरीके से आपने निकाला, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज किया, यूजफुल लाइफ की आपकी क्या रही इसमें। ठीक है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, जो आप शेड्यूल 3 में भी करते हो, सेम वही चीजें हैं सारी यहाँ पे। और विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर, ठीक है, रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग में कितना है, एंड में कितना है, वो आप बताओगे। एक्सिस्टेंस ऑफ अमाउंट रेस्ट्रिक्शन वगैरह अगर पीपी पे है, कोई पीपी प्लेज वगैरह है, ये सारी चीजें आपको दिखानी होती है। डिस्क्लोज करना होता है नेचर, इफेक्ट एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह आपका अगर कुछ हुआ है तो वो चीज आप बताओगे ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ ऐसा हुआ है। अमाउंट रिकॉग्नाइज आपने कैरिंग अमाउंट कंस्ट्रक्शन में अगर किसी का किया है, कैरिंग अमाउंट इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर आपने किया है तो वो चीज आप बताओगे। अमाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी कंपनसेशन अगर किसी से रिसीव होगी पीपी के नाम पर कि भाई वो बंदा हमें इतना पैसा देगा, तो वो चीज आप इसमें यहाँ पे बताओगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है ईयर एंड पे, वो आप बताओगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका कितना हुआ है, वेदर रिकॉग्नाइजिंग पीएल या फिर किसी और असेट के कॉस्ट के पार्ट में यूज कर लिया गया आपने। मतलब डेप्रिसिएशन अगर एक असेट से मैंने दूसरी असेट बनाई है ना, तो जिस असेट से दूसरी असेट बनाई है वो असेट, जिस उसका असेट का डेप्रिसिएशन जो है दूसरी असेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, मैंने मान लो एक मैंने हैमर से कोई आइटम बनाई, तो हैमर मेरी असेट, तो हैमर पर लगने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो दूसरी आइटम जिसको हैमर से बनाया है उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो अगर ऐसा भी कुछ आपने किया है तो आप यहां पर बताओगे डेप्रिसिएशन वेदर रिकॉग्नाइज इन पीएल हुआ है या फिर किसी और असेट की कॉस्ट का पार्ट बना है। बात समझ में आती है? चेंज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, तो यहां पर भी सिंपल सी बात है कि आपने देखना है कि भाई साहब फ्यूचर में कितना पैसा जाना है आपका, बस जो फ्यूचर में पैसा जाना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी आज की डेट में बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए, उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट इसमें कर देते हो। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है। बात समझ में आती है? कोर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए अगर आपका इंक्रीज हुआ है डीकमिशनिंग लायबिलिटी में, तो आप वही एंट्री पास कर दो जो पहले करी थी। फर्स्ट डे पे क्या करी थी, पीपी डेबिट कर दिया था, डीकमिशनिंग लायबिलिटी के नाम पर क्रेडिट लायबिलिटी बना ली थी। अब वो लायबिलिटी जो इनिशियली बनाई थी वो और बढ़ गई है, एस्टिमेट हमारा चेंज हुआ, हमने कहा और पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो आप वही एंट्री दोबारा से पास कर दो। इंक्रीज अमाउंट से आप क्या कर दोगे, पीपी को डेबिट कर दोगे, डीकमिशनिंग लायबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे। बात समझ में आती है? और अगर डीकमिशनिंग लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई तो डेफिनेटली अपोजिट एंट्री पास हो जाएगी, डीकमिशनिंग लायबिलिटी को डेबिट कर दोगे आप और पीएल को क्रेडिट कर दोगे। बात समझ में आती है? यहां पर रिवर्स कर दिया एंट्री और कुछ नहीं करा, यहां पर वही एंट्री दोबारा से पास करके बढ़ा दिया था अगर बड़ी थी लायबिलिटी, और यहां पर कम हो गई तो भाई रिवर्स कैसे करोगे, लायबिलिटी को कम कर दोगे डेबिट करके, पीपी को कम कर दोगे क्रेडिट करके। बात समझ में आती है यहां तक? अब अगर आपने अपनी पीपी को रिवॉल्यूशन मॉडल पर रखा हुआ है तो यहां पर एंट्री जो होगी ना वो रिवॉल्यूशन रिजर्व के नाम से होगी।
अगर आपका इंक्रीज होता है डीकमीशनिंग लायबिलिटी में तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कर दोगे या डीकमीशनिंग लायबिलिटी क्रेडिट कर दोगे, और अगर आपका डिक्रीज होता है डीकमीशनिंग लायबिलिटी में तो डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट कर दोगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट कर दोगे। जो भी अगर आपका कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व जीरो हो जाता है तो फिर पीएल को डेबिट या क्रेडिट आप कर दोगे। बात समझ में आती है? सर यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों लेके आ रहे हैं, तो इसका भी पूरा लॉजिक मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आपको। व्हाई रिवैल्यूएशन रिजर्व इज डेबिटेड, व्हाई नॉट पीपी, ठीक है। तो उसका लॉजिक अगर आपको पढ़ना है तो आपका अगर टाइम अलाउ करता है तो आप यहां पर नोट्स में से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पूरा मैंने एग्जांपल देकर कि क्या नहीं करना वो काट पीट कर आपको पूरा बताया है कि ये नहीं करना और ये करना है, तो वो जो करना है वो क्यों करना है, वो जो नहीं करना वो क्यों नहीं करना, वो चीज सारी यहां पर लिखी हुई है। उसके लिए टाइम चाहिए, उतना टाइम अभी अपने पास में ना आपके पास में है, ठीक है, ना ही मैं आपको अभी बताऊंगा क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका डिफरेंस बिटवीन इंडेस 16 और एएस 10 है, ठीक है, वो आप देख लेना। उसका मैंने पहले ही पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो देखना कि डिफरेंस को किस तरीके से हमने कवर करना है, वहां मैंने बताया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।